दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर। इसके पहले हम लोग मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को अलग अलग देख चुके हैं डिटेल से। अब अगर हम इन दोनों जो है सो चैप्टर को तुलनात्मक रूप में देख लें तो संभव है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इस दोनों टॉपिक्स में से कहीं से भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमसे एक भी सवाल नहीं छूट सकता। तो हम लोग अब यहाँ पर देखें कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच क्या अंतर है। तो अंतर हम लोग 8 जो है बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। पहला जो अंतर है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का कहाँ उल्लेख है हमारे संविधान में। तो जैसा कि हम लोग पहले मौलिक अधिकार को पढ़ने के क्रम में देख चुके हैं कि मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मिलता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है वह हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में मिलता है। तो पहला तो ये अंतर हुआ कि उल्लेख अलग अलग भाग और अनुच्छेदों के अंतर्गत मिलता है। दूसरा अंतर है कि प्रकृति क्या है, मतलब स्वरूप क्या है, नेचर क्या है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का। तो पहले हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने के क्रम में देख चुके हैं कि मौलिक अधिकार का जो स्वरूप है, प्रकृति है या नेचर है, वह नेगेटिव है, नकारात्मक है। नेगेटिव और नकारात्मक इसलिए है कि राज्य को कुछ काम करने से रोका जाता है संविधान के द्वारा। और किस लिए रोका जाता है हम लोग वो पढ़ चुके हैं कि नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिल चुका है उन मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन राज्य नहीं कर सकती है, इसीलिए कुछ काम करने से रोका गया है संविधान के द्वारा राज्य को। तो चूंकि राज्य को कुछ काम करने से रोका गया है इसलिए माना जाता है कि मौलिक अधिकार का जो नेचर है, प्रकृति है, वह नेगेटिव है, नकारात्मक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व का जो नेचर है वह कहा जाता है कि पॉजिटिव है, सकारात्मक है। पॉजिटिव और सकारात्मक इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य के ऊपर संविधान के द्वारा यह जिम्मेवारी दिया गया है कि भाई आपको कुछ ऐसा काम करते जाना है ताकि जनता का, नागरिकों का अधिक से अधिक भला हो सके, कल्याण हो सके। तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को जो है कुछ काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसलिए नीति निर्देशक तत्व का जो नेचर हुआ सकारात्मक हुआ। मौलिक अधिकार को कुछ काम करने से रोका जाता है, इसलिए मौलिक अधिकार का नेचर आपको नकारात्मक हुआ। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो बिंदु है वो परिवर्तनीयता के आधार पर, मतलब इनफोर्सेबल के आधार पर। मतलब क्या कि कौन लागू हो सकता है और कौन लागू नहीं हो सकता है। तो मौलिक अधिकार कहता है कि क्या परिवर्तनीय है। तो जब मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय मतलब वह जो है आपको न्याय योग्य है, जस्टिसेबल है। कहने का मतलब क्या है कि न्याय योग्य कहने का कि यदि राज्य जो है मौलिक अधिकार का हनन करती है, मौलिक अधिकार को छीनती है या कम करती है, तो अगर हम न्यायालय चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट की यह जिम्मेवारी होती है कि हमारे मौलिक अधिकारों की वो रक्षा करे। तो इसलिए जो है मौलिक अधिकार को कहा जाता है न्याय योग्य है।
जबकि नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा जाता है कि यह न्याय योग्य नहीं है, मतलब परिवर्तनीय नहीं है। कहने का मतलब क्या कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में जिन जिन प्रावधानों का उल्लेख करके राज्य को यह कहा गया है संविधान के द्वारा कि आपको ये अमुक काम करना है, तो अगर राज्य उन कामों को नहीं करती है तो हम कोर्ट जा कर के राज्य को यह बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो भी वर्णित प्रावधान है उसको वह लागू कर दे। यह संभव नहीं है। मतलब क्या है कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जिन जिन प्रावधानों का चर्चा है वह केवल एक नैतिक उपदेश के रूप में राज्य के ऊपर जो है सो जिम्मेवारी दिया गया है कि राज्य की मर्जी को वह जो है उन प्रावधानों को लागू करे या ना करे। इसका लागू करने के लिए कोर्ट जो है राज्य को बाध्य नहीं कर सकता है, मजबूर नहीं कर सकता। तो इसलिए जो तीसरा अंतर होता है कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, न्याय योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। चौथा अंतर जो है वह उद्देश्य के मुद्दे को लेकर के है। तो मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य है वो है आपको राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है ताकि एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित किया जा सके। तो याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है तो एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ताकि एक कल्याणकारी राज्य हमारा देश बन सके। अब आता है पांचवा जो अंतर है बिंदु का, पांचवा जो बिंदु है जिस आधार पर हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर कर पाते हैं वह है कानून के मुद्दे पर। कानून के मुद्दे पर क्या कहने का मतलब क्या कि क्या मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए या कराने के लिए किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब कि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए क्या कोई नया कानून बनाना पड़ेगा, तो कहता है कि नहीं, मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए किसी नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह स्वतः लागू होता है, खुद लागू होता है। मतलब क्या है कि जो मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित प्रावधान है वह अपने आप में कानून ही है, उसको लागू कराने के लिए अलग से किसी नए कानून को बनाने की ज़रूरत नहीं है। मौलिक अधिकार अपने आप में कानून हो जाता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो है मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए किसी नए कानून की आवश्यकता पड़ जाती है। उदाहरण जैसे ये समझिए कि जैसे जो है यह मान लीजिए कि अनुच्छेद 47 में शराबबंदी का चर्चा है, मादक पेय पदार्थों पर रोक लगाने की चर्चा है। तो बिहार में हम जानते हैं कि 2016 में शराब का उपयोग करने या खरीदने या बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हालांकि अनुच्छेद 47 में शराबबंदी, मादक पेय पदार्थों पर रोक का प्रावधान है, लेकिन जब तक बिहार में 2016 से पहले शराबबंदी नहीं किया गया कानून बना करके, तब तक यहाँ पर शराब खरीदना, बेचना या उसका उपभोग करना कोई
कानूनन अपराध नहीं था। तो कहने का मतलब क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों में के अंतर्गत जिन प्रावधानों का चर्चा है उन प्रावधानों को लागू कराने के लिए एक नए कानून की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हम लोग शराबबंदी के अंतर्गत बिहार में देख रहे हैं कि अनुच्छेद 47 में शराबबंदी और मादक पेय पदार्थों का उनके उपयोग पर जैसो रोक लगाने का प्रावधान है, लेकिन 2016 से पहले बिहार में ये रोक नहीं था। 2016 में जब कानून बन जाता है तब वो जैसो शराबबंदी आपको लागू हो जाता है। अब उसके बाद आता है कि किससे क्या प्रोत्साहन मिलता है, मौलिक अधिकार से किस बात का प्रोत्साहन मिलता है और नीति निर्देशक तत्व से किस बात का प्रोत्साहन मिलता है। तो मौलिक अधिकार के द्वारा व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मौलिक अधिकार में है कि प्रत्येक नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिला है उसका उपभोग करने का उसको अधिकार है। मान लीजिए हमको स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमको जो है सो धरना प्रदर्शन जुलूस निकालने का अधिकार है, अपनी राय रखने का अधिकार है, पेशा अपनाने का अधिकार है। हमको कोई बोलने से नहीं रोक सकता, हमको कोई पेशा अपनाने से नहीं रोक सकता है। तो ये जो हो गया यह व्यक्तिगत कल्याण की बात हो गया। तो यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है कौन, मौलिक अधिकार। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है यह समूह का कल्याण करता है, पूरे समाज का कल्याण करता है। कहने का मतलब क्या कि नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक कल्याण, समुदाय के कल्याण की बात करता है। सपोज कर लीजिए कि अगर वृद्धावस्था पेंशन लागू होता है, कानून बना दिया गया और लागू कर दिया गया, या प्रसूति सहायता के संबंध में कानून बना दिया गया, लागू कर दिया गया, तो इससे किसी एक महिला का या एक किसी जैसे बूढ़े व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, बल्कि जितने बूढ़े लोग होंगे या जितनी माँ बनने वाली औरतें होंगी उन सबों को जो है आपको लाभ मिलेगा, उसका कल्याण होगा। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पूरे समुदाय का भला होता है, जबकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है केवल व्यक्ति विशेष का भला होता है। अब उसके बाद है कि क्या मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व का निलंबन, सस्पेंशन संभव है। तो कहा जाता है कि मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर अनुच्छेद 352 के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारा मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकता है। तो मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए सस्पेंशन के आधार पर दोनों के बीच अंतर है कि मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है संबंध के आधार पर अंतर कि मौलिक अधिकार का किसके साथ संबंध है और जो है नीति निर्देशक तत्व का किसके बीच संबंध है। तो मौलिक अधिकार का जो संबंध है वह राज्य और नागरिकों के बीच का संबंध है। तो मौलिक अधिकार का जो संबंध है वह राज्य और नागरिकों के बीच संबंध है, क्योंकि इसलिए कि राज्य को क्या क्या काम नहीं करना है ताकि नागरिकों का मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सके, इसका चर्चा है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। इसलिए कहा जाता है कि राज्य और नागरिक के बीच का संबंध बतलाता है मौलिक अधिकार। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या बतलाता है, तो कहता है कि राज्य और नागरिकों के बीच तो संबंध बतलाता ही है। जिस तरह से मौलिक अधिकार संबंध बतलाता है राज्य और नागरिकों के बीच, वैसे ही नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य और नागरिकों के बीच तो संबंध बतलाता ही है। क्योंकि राज्य अगर कल्याणकारी काम करेगा, राज्य अगर जनता की भला करेगा तो वह किसका भला होगा, नागरिकों के भी
का भला होगा। मतलब राज्य जो भी काम करती है वह अपने नागरिकों के लिए काम करती है। तो इसीलिए राज्य और नागरिक के बीच तो संबंध है ही नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। इसके अलावा राज्य का जो है अंतर्राष्ट्रीय नीति से भी संबंध है। तो जैसा कि आर्टिकल अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि जो है हमारा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी प्रयास करता रहेगा, अपना योगदान देता रहेगा। तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है राज्य का नागरिक के साथ तो संबंध है ही मौलिक अधिकार की तरह, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी मामला नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बन जाता है। तो इस तरह से ये 8 बिंदु रहता है, जिस बिंदु के आधार पर हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर कर पाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको कोई किसी भी आधार पर अब अंतर करने के लिए दे देगा तो आराम से आप अंतर बतला दे सकते हैं। और जो है दोनों के बीच अंतर से संबंधित अगर कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो संभव है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। तो आप इसको ठीक से देख लें, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे के चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।